हेलो स्टूडेंट्स, साइंस सॉल्यूशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शुक्ला सर। फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन द चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। रासायनिक अवक्रियाओं की आणविकता तथा कूट क्या होती है, आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। राइट, तो लेट अस स्टार्ट। What is the molecularity of a reaction? किसी रासायनिक अवक्रिया की आणविकता क्या होती है? ठीक, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलरिटी? तो फ्रेंड्स, किसी रासायनिक अवक्रिया में तो here is the definition that what किसी रासायनिक अवक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या। आप जानते हैं कि रासायनिक अवक्रिया में जो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं वे क्या कहलाते हैं? अभिकारक। दे आर नोन एज रिएक्टेंट। और अवक्रिया के बाद जो पदार्थ बनते हैं व्हाट आर दे आर नोन एज प्रोडक्ट, उत्पाद। ठीक है, तो अभिकारकों को किधर लिखा जाता है रासायनिक अवक्रिया में? बाय साइड में। तो कोई भी रासायनिक अवक्रिया है, उस अवक्रिया में जो अभिकारक भाग ले रहे हैं उनकी जो न्यूनतम संख्या होती है उसी को हम अवक्रिया की आणविकता कहते हैं। ओके, ये डेफिनेशन आप नोट कर लें। ठीक है, राइट। तो स्टूडेंट्स, रासायनिक अवक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या के आधार पर जो आणविकता होती है, ठीक है, यानी आणविकता के आधार पर निम्न प्रकार की अवक्रियाएं होती हैं। जैसे एक अणु अवक्रिया यानी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, फिर द्विअणुक अवक्रिया दैट इज नोन एज बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, त्रिअणुक अवक्रिया ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन एंड लास्ट है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इस पर हम आपको स्पेशल बताएंगे, किताब में ये तीनों दिया हुआ है। तो एक अणुक अवक्रिया क्या होती है? जैसे अभी आपको मैंने आणविकता बताया कि किसी रासायनिक अवक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की जो न्यूनतम संख्या होती है उसे हम क्या करते हैं? आणविकता कहते हैं। तो यहाँ जो एग्जाम्पल है, PCl5 का जब वियोजन होता है तो ये किसमें वियोजित हो जाता है? PCl3 प्लस Cl2 में, ये उसमें वियोजन होता है इसका, राइट। तो यहाँ देखिए जो अभिकारक है वो क्या है हमारा? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 1। अब कैसे आप जानेंगे? तो जो अणु है, जो यौगिक है, उसके आगे की संख्या। यहाँ देखिए आगे कोई संख्या नहीं लिखी है, अगर नहीं लिखी है तो उसका मतलब 1, राइट। तो इस अवक्रिया में PCl5 का एक अणु भाग ले रहा है, अतः यह किस प्रकार की अवक्रिया है? एक अणुक अवक्रिया। क्लियर? सिमिलरली 2HI जब डिसोसिएट होता है तो H2 प्लस I2 देता है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन आयोडाइड जो अभिकारक है, इसके 2 अणु भाग ले रहे हैं अवक्रिया में, इसलिए इसकी आणविकता कितनी है? 2। ये जो एग्जाम्पल है बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है और आगे भी आएगा इस लेसन में कि एथिल एसीटेट को जब हम जल में घोलते हैं, एथिल एसीटेट का जब जल अपघटन करते हैं तो ये एसिटिकम और एथेनॉल देता है। यह अवक्रिया भी एक द्विअणुक अवक्रिया का एग्जाम्पल है। कैसे है? देखिए ये एथिल एसीटेट एक अणु हो गया, यहाँ कोई संख्या नहीं इसका मतलब, और जल का एक अणु, तो एक अणु इसका और प्लस एक अणु जल का, यानी ये मिला के कितने अणु हो गए? 2। तो इस तरह से ये भी एक द्विअणुक अवक्रिया है। क्लियर? त्रिअणुक अवक्रिया में नाइट्रिक ऑक्साइड की जब ऑक्सीजन से हम क्रिया कराते हैं तब कोई अणु बनता है। यहाँ देखिए 2 अणु नाइट्रिक ऑक्साइड के हैं, 1 अणु ऑक्सीजन के। आगे की संख्या देखनी है फ्रेंड्स, ये नहीं देखना। देखो
एक अणु ऑक्सीजन है, 2 अणु NO है। इस तरह से इसकी आणविकता कितनी हो गई? 3। क्लियर? समझ में आ गई बात? समझ गए? अब आगे देखिए जटिल अभिक्रियाएं। इसको हम थोड़ा सा आपको इसलिए बताना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आपका जो सेकंड पेपर है उसमें SN1 और SN2 जो अभिक्रिया है उसमें थोड़ा सा ये आएगा, तो देखना समझ लें। तो जटिल अभिक्रिया की आणविकता कैसे हम ज्ञात करते हैं? तो जटिल अभिक्रिया क्या होगी? ऐसी अभिक्रिया जिसकी आणविकता मोर देन 3 होती है, यानी 3 से अधिक 4, 5 हो। जैसे ये जो आपको रिएक्शन लिखा होगा 4HBr+O2, यहाँ आप देख रहे हैं कि देखने से पहली बात ध्यान दीजिए कि जो केमिस्ट्री है इट इज अ प्रैक्टिकली सब्जेक्ट, ये प्रयोगों पे आधारित, ठीक है। तो कुछ चीजें जो है स्पेशल होती हैं उसको समझना जरूरी है। ये नहीं कि आपको नियम बता दिया अब इसकी कुछ आणविकता कितनी है तो देखने पे 4 अणु HBr है, 1 अणु ऑक्सीजन, कितने हो जाते? 5। बट ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। इसकी आणविकता 5 नहीं होगी, इसकी आणविकता 2 होती है। तो ये कंफ्यूजन वाली बात हो गई भाई, कैसे होती है? तो ध्यान है इसमें जो है ये जो पूरी अभिक्रिया है ये 3 पदों में संपन्न होती है। पहला पद, प्रथम पद ये है, ये द्वितीय पद है और ये क्या है? तृतीय पद। ठीक, समझ में आ गई बात? ध्यान है, इससे पहले मैंने आपको वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के बारे में बताया था कि तीव्र क्या होती है और मंद अभिक्रिया। तो तीव्र अभिक्रिया जो होती हैं उनके वेग का हम निर्धारण नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। लेकिन जो मंद अभिक्रियाएं होती हैं उनके वेग का निर्धारण किया जा सकता है, राइट। तो ये देखिए अभिक्रिया 3 पद में होता है। जो इसका प्रथम पद है ये मंद गति से होता है। कैसे होता है भाई? मंद गति से। और ये द्वितीय पद तीव्र गति से, और जो तृतीय पद है, जो तीसरा रिएक्शन, ये भी तीव्र वेग से होता है। तो फिर से जानिए, जो अभिक्रिया की आणविकता होती है, जब वेग निर्धारण पद होगा तभी हम आणविकता ज्ञात कर सकते हैं। और मंद अभिक्रियाएं वेग निर्धारण पद होती हैं, यानी मंद अभिक्रियाओं के वेग को हम ज्ञात कर सकते हैं, राइट। तो इन तीनों अभिक्रियाओं में पहली अभिक्रिया मंद गति से होती है और इसी के वेग को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस अभिक्रिया में केवल 2 अणु भाग ले रहे हैं। इस तरह से इस अभिक्रिया की आणविकता 2 है, ठीक। यानी जटिल अभिक्रियाओं की आणविकता कैसे हम ज्ञात करते हैं? वेग निर्धारण पद से। क्लियर? ठीक बात है। अब हम पढ़ेंगे दर नियम या दर समीकरण। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप समझें। दर समीकरण या दर नियम क्या होता है? देखिए, अगर हम कोई अभिक्रिया लिखते हैं AA प्लस BB गिव्स CC प्लस D। अब इसमें जो स्मॉल लेटर के ABCD हैं, ABC तथा D हैं, ये क्या है? अणुओं की संख्या है, राइट। क्लियर? अब मान लीजिए ये जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया के दौरान जो A की सांद्रता यदि अभिकारक A की सांद्रता यम घात पर तथा B की सांद्रता यम घात पर निर्भर करती है। तो जो दर होता है dx/dt, ये अनुक्रमानुपाती होगा A की सांद्रता के 1 घात पर और B की सांद्रता के 3 घात, राइट। परंतु दोस्तों ध्यान देना है यहाँ कि अगर A की सांद्रता यम घात पर निर्भर करती है, यानी ये यम घात के बराबर जो है परिवर्तित हो रही है, और B की सांद्रता n के रिलेशन में अगर कन्वर्ट हो रही है, तो उस केस में dx/dt इज इक्वल टू k A⁴m और B⁴n होगा, राइट। समझ में आया बात? इस तरह से जो समीकरण प्राप्त होता है इसी को हम क्या कहते हैं? दर समीकरण।
राइट, क्लियर, नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं अवक्रिया की कोड। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, राइट। तो अभी हमने पढ़ा दर समीकरण, क्या पढ़ा, अगर कोई अवक्रिया a प्लस bb गिव्स cc प्लस dd है के लिए dx अपॉन dt इज इक्वल टू k a टू द पावर m एंड b टू द पावर क्या है n, यानी a की सांद्रता m घात पर निर्भर करती है और b की सांद्रता n घात पर। तो क्या लिखेंगे, दर नियम से तो m प्लस n इक्वल टू क्या हो जाएगा, अवक्रिया की कोड, यानी a और b की जो घातांक हैं, a और b के सांद्रता के जो घातांक हैं, इनके घातांकों के योग को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अवक्रिया की कोड, राइट। यदि m प्लस n इक्वल टू 0 तो अवक्रिया क्या होगी, शून्य कोड की, राइट। m प्लस n इक्वल टू 1 तो क्या हो जाएगी, प्रथम कोड की अवक्रिया। इसी प्रकार m प्लस n इक्वल टू 2 तो अवक्रिया की कोड क्या हो जाएगी, द्वितीय कोड, राइट। तो ये है अवक्रिया की कोड कैसे हम ज्ञात करते हैं। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, जो दर समीकरण होता है, दर समीकरण में अभिकारकों के सांद्रताओं के जो घातांक हैं, अभिकारकों की सांद्रता के घातांकों के योग को हम अवक्रिया की क्या करते हैं, कोड करते हैं, ठीक है। या अगर इसकी परिभाषा आप परिभाषित करना चाहते हैं तो अवक्रिया की कोड की परिभाषा यूं भी कर सकते हैं कि अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिसकी सांद्रता रासायनिक परिवर्तन के परिमाण से परिवर्तित होती है, अवक्रिया की कोड कहलाती है, ठीक। फिर से हम दोहराते हैं, ध्यान से सुनिए। अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिसकी सांद्रता रासायनिक परिवर्तन के परिमाण से परिवर्तित होती है, अवक्रिया की कोड कहलाती है, क्लियर है। तो आणविकता और कोड में भाई डिफरेंस होता है, इस बात को ध्यान देना है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो आणविकता है वही अवक्रिया की कोड हो जाती है, और बहुत से केसों में ऐसा नहीं होता। क्या अंतर है, फिर से समझना कि जो अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या होती है वो अवक्रिया की आणविकता कहलाती है, और जो सांद्रता परिवर्तित होती है, कितनी सांद्रता जो है परिवर्तित हो रही है अवक्रिया के दौरान, वह अवक्रिया की क्या कहलाती है, कोड कहलाती है, राइट। और एक बात और जो है बढ़िया डिफरेंस अगर जानना है तो ये है कि जो कोटि है, देखिए आणविकता जो है, आणविकता सदैव पूर्णांक होता है, यानी नेचुरल नंबर होगा 1 2 3 4 16, ठीक है। आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकता, ठीक। ये आपका होमवर्क रहेगा भाई, आणविकता और कोड में डिफरेंस आप स्वयं लिखेंगे। पहली बात तो आप डिफरेंस लिखने के लिए इम्पोर्टेंट है, आता है तो पहले तो दोनों की परिभाषा पहले नंबर पर लिखिए। दूसरा आप ये लिख सकते हैं, आणविकता सदैव क्या होती है, पूर्णांक होती है, जबकि कोड जो है
पूर्णांक या भिन्नात्मक। कोट क्या होगी? कोट पूर्णांक या भिन्नात्मक संख्या हो सकती है। मतलब जो कोटि होती है भिन्न में भी 1/2, 3/4 इस तरह से भी कोटि होती है, कोट का निर्धारण होता है। जबकि आणविकता कभी जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन वैल्यू में नहीं होती, राइट। और आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती, जबकि कोट क्या होती है? शून्य होती है। ओके, तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और दिस लेसन विल बी कंटिन्यूड, तो प्लीज सी मी इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।